जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन भारत का साहित्य एवं साहित्यकार, यानी प्राचीन भारत में जो पुस्तकें लिखी गई थी और किसके द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के द्वारा। तो हम लोग बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इतिहास के पिता पदवी शाही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भाई साहब इतना नहीं हिंदी पढ़ना है, अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कुछ नहीं, सब ये सब पदवी शाही फालतू हटाओ। ये सब यहाँ से क्वेश्चन खाली देखो कि इतिहास के पिता को क्या कहा, मतलब इतिहास के पिता जो है किसको कहा जाता है। तो इतिहास के पिता को कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। पहला लेक्चर में ही बता चुके हैं और बताए थे ट्रिक भी कि एस से हेरोडोटस और एस से हिस्टोरी। तो हिस्टोरी के यानी हिस्ट्री के पिता हो जाते हैं हेरोडोटस। कौन हो जाते हैं भाई? हेरोडोटस हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ का था हेरोडोटस हुआ? तो ये था यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। तो यूनान लेखक हेरोडोटस कहाँ का लेखक था? यूनान का था। यूनान का लेखक था। नाम क्या था? हेरोडोटस, जिन्होंने 5वीं सदी ईस्वी को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हो जाती है। मतलब हिस्टोरिका को लिखा था। क्या लिखा था इसके द्वारा? क्या लिखा गया था? हिस्टोरिका नाम पुस्तक लिखी गई थी, जिसका मुख्य विषय जो है ग्रीक फारस युद्ध था। मतलब ग्रीक में यानी ग्रीस में और फारस में जो युद्ध हो रहा था उसके बारे में लिखा था। कौन? तो हेरोडोटस लिखा था एक पुस्तक जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्लियर है? फारसी साम्राज्य का विस्तार के बारे में बताया कि किस तरह करके फारसी साम्राज्य जो है फैला हुआ था, और साथ ही जो है इसमें 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों के विवरण अनुसूचियों के आधार पर जो है मिलता है। तो आप लोग को पता चल गया कि हिस्ट्री के पिता कौन हो जाते हैं? तो हेरोडोटस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है आपका अष्ट, दिया है, फिर दिया है महाभाष्य, फिर दिया है निरुक्त, फिर दिया है वार्तिक। तो भाई हमको ये सब नहीं पता। और एक तरफ दिया है क्या उसके जो है तो किसको कौन लिखा है, तो हमको कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हर वीडियो में बताए हैं कि क्या करना है, जब ए को कंफर्म हो जाए ना तो ऑप्शन में आ जाना है। अच्छा, अष्टाध्यायी के बारे में नहीं जानता है क्या? कितना बार पढ़ा चुके हैं कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है अष्टाध्यायी। किसके द्वारा? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। तो ए का कर दो ना भाई, ए का कर दो 4। ए का 4 किस में है? देखो ए का 4 किस में है? ए का 4 किस में है? यहाँ देखो, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं। तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा और राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। इसको क्या बोला जाता है भाई? एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। उसी तरह महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। निरुक्त जो है इसका शास्त्र का क्या नाम है? निरुक्त शास्त्र। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो यास्क के द्वारा लिखा गया है। और वार्तिक जो है आपका कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। वार्तिक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में है लिखा हुआ है। मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाख दत्त ने की है। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का पर जो है प्रकाश डालता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जाता है। कौन सी पुस्तक? विशाख दत्त की पुस्तक। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। क्या नाम है भाई? मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त। चलो उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तक में कौन सा जो है गुप्त काल में लिखी गई थी? कौन सा है गुप्त काल में लिखा गया है? तो देखो कामसूत्र हो, मुद्रा राक्षस हो, मेघदूत हो या फिर अमर कोश है, ये सारा पुस्तक जो है आपका गुप्त काल में लिखा गया है। कौन से काल में? तो गुप्त काल में लिखा हुआ है। यानी चारों इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 सब सही है। अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है अमर कोश। अमर कोश किसके द्वारा लिखा गया है भाई? अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद वातायसियान के द्वारा लिखा गया है कामसूत्र। किसके द्वारा? तो वातायसियान के द्वारा लिखा गया है क्या? कामसूत्र। उसी तरह कालिदास के द्वारा लिखा गया है मेघदूत। कालिदास के द्वारा मेघदूत। और अभी हम लोग देखें विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस। कौन सा राक्षस? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है
दस कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? मतलब दस कुमार चरितम एक पुस्तक है, इसको कौन लिखा है? तो इसको लिखा है आपका दंडिन। कौन लिखा है भाई? दंडिन। कौन लिखा है? दंडिन नामक लेखक लिखा है एक पुस्तक जिसका नाम है दस कुमार चरितम। क्या नाम है? दस कुमार चरितम। उसके बाद सूरदास की अगर बात किया जाए, किसके? सूरदास। तो सूरदास द्वारा लिखा गया है सूर सागर पुस्तक। कौन सा पुस्तक? देखो भाई, पुस्तक और उसके जो रचनाकार है इसको रट लो, जो जो बता रहे हैं यही सब एग्जाम में रिपीटेड होता है। जैसे सूरदास की 3-4 पुस्तक जो है फेमस है। सूरदास की हो जाएगा सूर सागर, सूर सारावाली और साहित्यिक लहरी। सूरदास का 100 से ही आएगा। सूरदास का क्या आएगा? 100 से ही आएगा। सूर सागर हो गया, सूर सारावाली हो गया। सारा बोला जाता है ना, सारा तो साली, साली होता है ना, सारा साली, तो वही सारावाली कर दो, सारावाली। क्लियर है? उसके बाद साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसके द्वारा लिखा गया? सूरदास के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद आता है दंडिन। दंडिन बोलो या फिर दंडी बोलो, दोनों बात सेम है। दंडी बोलो या फिर दंडिन बोलो। तो दंडी द्वारा लिखा गया है दस कुमार चरितम। दस कुमार चरितम किसके द्वारा लिखा गया है? तो दंडिन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आता है आपका तुलसीदास। कौन आता है भाई? तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा भी 3-4 पुस्तक लिखा गया है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा। उसके बाद विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा। कविता वाली किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा। अगला देखो, अगला है हमारे, आ जाते हैं कालिदास। इसको इंडियन का शेक्सपियर भी बोला जाता है। कालिदास को क्या बोला जाता है? शेक्सपियर बोला जाता है। कालिदास के द्वारा लिखा गया है अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सा पुस्तक? अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद कुमार संभवम। कुमार संभवम। फिर आपका ऋतु संग्रहम, मतलब संहारम, ऋतु संहारम। उसके बाद है मालविका अग्निमित्रम। कौन सा पुस्तक? मालविका अग्नि मित्रम। उसके बाद है विक्रम वर्षियम, विक्रमो वर्षियम। और लास्ट में आ जाता है आपका मेघदूत। इतने पुस्तक जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और इसमें हम सबसे यदि मोस्ट इंपोर्टेंट बोला जाए ना, तो कालिदास वाला याद रखना भाई। किसका? कालिदास का। कालिदास का जितना पुस्तक है, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, उसके बाद मालविका अग्निमित्रम, ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद ये वाला इतना नहीं है लेकिन याद रखना है, विक्रमो वर्षियम। उसके बाद है मेघदूतम और ये मेघदूतम। क्लियर है? इतना हो जाते हैं आपका कालिदास का पुस्तक। अगला देखो, अगला है भवभूति। क्या है? भवभूति। भवभूति के द्वारा लिखा गया उत्तरा रामचरितम। उत्तरा रामचरितम। और लास्ट में आ जाता है कुमारदास। क्या नाम है? कुमारदास। एक लड़का है हम लोग का गांव का, नाम है कुमार बाबू। क्या नाम है? कुमार बाबू। तो उसी से रिलेट करके याद रखो कुमारदास। क्या याद रखना है? कुमारदास। इसके द्वारा लिखा गया है जानकी हरनम। जानकी हरनम। तो क्वेश्चन आएगा, जानकी हरनम नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है भाई? तो कुमार बाबू के द्वारा लिखा गया है। क्या नाम है? कुमार बाबू यानी कुमारदास। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 10 कुमार चरितम किसके द्वारा लिखा गया? अभी हम लोग बात किए थे 10 कुमार चरितम किसके द्वारा लिखा गया भाई? दंडी के द्वारा। और इसी को कहा जाता है ना दंडिन। इसको दंडी बोला जाता है और दंडिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दंडिन बोला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कुमार संभवम। कुमार संभवम किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा। कालिदास के रचयिता कौन है? सॉरी, कुमार संभवम के रचयिता कौन है? तो कालिदास हो जाते हैं। कालिदास कौन हो जाते हैं भाई? कुमार संभवम के रचयिता। कुमार संभवम के रचयिता हो जाते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? अब बोल रहा है कि ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा लिखा है, बोल रहा है कौन सा नहीं लिखा है। जो 4 को दिए हैं इसमें कौन सा नहीं लिखा है? कुमार संभवम अभी गर्मा गर्मी देखें। उसके बाद मालविका अग्निमित्रम अभी कुछ देर पहले देखें, 2 मिनट हुआ होगा। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम ये भी देखें किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। लेकिन जानकी हरनम जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो भाई इसको जानकी हरनम को कोई तो लिखेगा ना। तो जानकी हरनम को कौन लिखा है भाई? तो इसको लिखा है बाबू कुमार बाबू। क्या नाम बोले थे? कुमार बाबू। और कुमार बाबू क्या था? मेरा गाँव का एक लड़का था, लेकिन उसको क्या बोलते? कुमार बाबू नहीं बोलना है, कुमार दास। तो जानकी हरनम के रचयिता कौन आ जाते हैं? कुमार दास हो जाते हैं। कुमार दास हो जाते हैं। कुमार बाबू से याद रखना, कुमार दास। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? भाई मेघदूत कालिदास का है रे भाई।
मेघदूत अगर यदि कालिदास का है, यानी ये आंसर कभी नहीं होगा और ये वाला आंसर कभी नहीं होगा, ताकि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि 1 नंबर लिखा गया है। उसके बाद रघुवंशम ये भी कालिदास का द्वारा लिखा गया है, लेकिन श्रृंगार सातक ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसको कमेंट में फेंक के मारिए तो भाई कि ये यदि कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है तो कोई तो लिखा होगा, तो इसको कमेंट में फेंक के मारिए कि श्रृंगार शतक नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। देखो कालिदास संस्कृत के महाकवि हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? कालिदास जो है वो संस्कृत का महाकवि हो जाता है। महाकवि कवियों का कवि, महाकवि, जिनकी प्रमुख कृत माने वो जो लिखा हुआ है मेघदूत है, एक गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य है। और रघुवंशम एक महाकाव्य हो जाता है, सम्मिलित किया गया है। जबकि श्रृंगार शतकम या फिर शतक त्रय एक मतलब शतक त्रय का एक भाग है, मतलब वही पुस्तक का एक पन्ना है मान के चलो, जिसके रचयिता जो हो जाते हैं भातृहरि। कौन आ जाते हैं भाई? भातृहरि माने जाते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? कुमार संभवम लिखा गया है, ऋतु संग्रहम संहारम लिखा गया है, मेघदूत बिल्कुल लिखा गया है, लेकिन उत्तरा रामचरितम ये किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट में फेंक के मारिए तो फट से, अभी बताए ना 1 मिनट पहले। इसको कमेंट में फेंक के मारना है कि उत्तर रामचरितम किसके द्वारा लिखा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उत्तम रामचरित महाकाव्य भवभूति के द्वारा लिखा गया है, पर उनकी एक प्रसिद्ध नाटक है जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है, मतलब जो उत्तर जीवन की कथा है ना उसके बारे में लिखा गया, राम के जो उत्तर जीवन की कथा है उसके बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, मतलब किसको कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को जो है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो है क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है, बाइबल ग्रंथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो है बाइबल क्या हो जाता है भाई? तो नाट्य शास्त्र हो जाता है। क्या हो जाता है? नाट्य शास्त्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ दिया है आपका क्या भाई? एक तरफ दिया है पुस्तक दिया है और एक तरफ दिया है किसके द्वारा लिखा गया है। अच्छा अभी हम लोग देख रहे हैं पाणिनि के द्वारा क्या लिखा गया था? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था अष्टाध्यायी। कौन सी पुस्तक? अष्टाध्यायी लिखा गया था, यानी ए का मिलान हो जाएगा 3 से। ए का मिलान 3 किस में है? ऑप्शन में आ जाते हैं हम। देखो सिर्फ एक ही में है, ए का मिलान सिर्फ एक ही में है 3, बाकी इसमें नहीं है काट दो, इसमें नहीं है काट दो, इसमें नहीं है काट दो, तीनों कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। उसके बाद कामसूत्र के लेखक कौन हो जाते हैं? कामसूत्र के लेखक हो जाते हैं वत्स्यायन हो जाते हैं कामसूत्र के लेखक। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने जो है राजनीतिक शास्त्र पर जो है प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है जिसका नाम रखा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है, ये एक शासन वाली व्यवस्था की पुस्तक है, मतलब पॉलिटी की पुस्तक है। कल्हन जो है, कल्हन राजतरंगिणी के द्वारा लिखा जाता है, कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी देता है। किसके इतिहास के बारे में? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। कौन सी पुस्तक? कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी। तो क्वेश्चन है कि कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है? अभी देखें भाई, राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं, गीतों का संकलन से नहीं, कश्मीर के इतिहास से। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पूरा अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखा गया है? अष्टाध्याय लिखा गया है, अभी देखें, पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, कल्हन की राजतरंगिणी की किस तरह की एक इतिहास जो है गेडवाहो लिखी थी? देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोल रहा है कल्हन की राजतरंगिणी, यहाँ पे बता दिया है कि कल्हनवा के द्वारा लिखा गया है। कौन सी पुस्तक? राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखा गया है। तो बोल रहा है कि कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गेडवाहो
लिखी थी, गेडवाहो लिखी थी, किसके द्वारा? तो गेडवाहो की पुस्तक लिखा गया था किसके द्वारा भाई? वाकपति के द्वारा। किसके द्वारा? वाकपति के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड विशेष कब पूछा था? एक मिनट देखते हैं कब पूछा था भाई। 2021 में पूछा था। क्लियर है? देखो, कलहन की पुस्तक हो जाता है राजतरंगिणी की तरह इतिहास का पुस्तक गेडवाहो। कौन सा है? गोडवाहो। गोडवाहो की रचना वाकपति के द्वारा किया गया था। यह पुस्तक जो है 8वीं सदी में प्राकृतिक भाषा में लिखित है। यह एक ऐतिहासिक काव्य हो जाता है जिसमें कन्नौज के शासक जो है यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन मिलता है, मतलब उसके कैरेक्टर के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? यशोवर्मन के कैरेक्टर के बारे में लिखा गया है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका सूची क्या है? एक तरफ दिया है लेखक और दूसरे तरफ दिया है रचना, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है। भरवी के द्वारा क्या लिखा गया है अभी बताएं। हर्षवा के द्वारा क्या लिखा गया है अभी बताएं। कालिदासवा तो फेमस है भाई, कालिदास मालविका अग्निमित्रम। कालिदास मालविका अग्निमित्रम। क्लियर है? उसके बाद है राजशेखर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, उसको टिक लगाने। मिलान करने बोल रहा है ना, 1 को 2 से सुमिलित कीजिए। सुमिलित यानी मिलान करने बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मिलान कर देते हैं। तो मिलान कैसे करेंगे? ए को कंफर्म हो गया है कि सी का 3 होगा। कहे तो सी का 3 इसलिए होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कालिदासवा जो है मालविका अग्निमित्रम का पुस्तक लिखा है। तो सी का 3 देखो, सी का 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है काट दो, यहाँ नहीं है काट दो। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। अगला देखो, अगला है भरवी। भरवी के द्वारा क्या लिखा गया है भाई बताओ? भरवी के द्वारा क्या लिखा गया है? भरवी के द्वारा लिखा गया है कृताजूर्नियम। कौन सी पुस्तक? कृताजूर्नियम पुस्तक लिखा गया है। किसके द्वारा? भरवी के द्वारा लिखा गया है। कौन सी पुस्तक? कृताजूर्नियम। कृताजूर्नियम किसके द्वारा लिखा गया है? तो भरवी के द्वारा लिखा गया है। यानी ए का मिलन किससे होगा भाई? ए का मिलन 2 से होगा। किससे होगा? 2 से होगा। तो ए का मिलन 2 कहाँ है? यहाँ है नहीं, कट गया। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? अब देखो, भरवी के द्वारा लिखा गया है कृताजूर्नियम। उसके बाद हर्षवा के द्वारा लिखा गया है नागानंद। क्या लिखा गया है? नागानंद। उसके बाद कालिदासवा के द्वारा लिखा गया है मालविका अग्निमित्रम। और राजशेखरवा के द्वारा लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कर्पूरम मंजरी। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखा गया है? राजशेखरवा के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कृताजूर्नियम पुस्तक किसने लिखा है? तो अभी हम लोग देखे ना, किसके द्वारा? भारवी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भारवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखो, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं में महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? देखो, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं से जो है महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे देखो, क्वेश्चन समझ में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम समझाते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं में, देखो ये सब जो है क्या संस्कृत की पुस्तक है, इसमें से जो है बताना है कि महाभारत से जो है अपना कथा सूत्र लिया है। ये जो पुस्तकवा लिखा गया है ना, इसमें महाभारत का जो कथा था ना, उसका कथा सूत्र लिया गया है। मतलब कौन सी पुस्तक में लिया गया है उसको बताना है। तो देखो, कृताजूर्नियम इसमें भी लिया गया है। उसके बाद नेषधि रचित इसमें भी लिया गया है। और एक हो शिशुपाल वध, इसमें भी आपका लिया गया है महाभारत की जो कथा है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 किसमें है? 1, 3 है, 2 नहीं है, काट दो। 2 है, 1 नहीं है, काट दो। 1 है, 3 है, 2 नहीं है, काट दो। 1 है, 2 है, 3। ऑप्शन नंबर डी। आगे समझ में देखो, भरवी के द्वारा क्या लिखा गया है भाई? तो अभी पढ़ते आ रहे हैं। भरवीवा के द्वारा लिखा गया है कृताजूर्नियम। तो भरवी द्वारा रचित रचना कृताजूर्नियम महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है जिसकी कथा वस्तु जो है महाभारत से ली गई है, महाभारत से लिया गया है। क्लियर है? उसके बाद देखो, इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच जो है युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है अर्जुन और किरात के वेशधारी शिव के युद्ध की बात कही गई है। उसके बाद देखो,
नेस धीय चरित महाकाव्य श्री हर्ष की कृति का अस्थाई स्मारक है। इसमें जो है 12 सर्ग है। महाभारत का लोनोपाखंड इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध जो है महाकवि माँ के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद संस्कृत महाकाव्य है, इसमें कृष्ण द्वारा जो है शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि कृष्ण भगवान के द्वारा जो है शिशुपाल का वध किया गया था। देखो जो महाभारत से ली गई है। उसके बाद यहाँ दे दिया है कि कीर्ताजुर्नियम, शिशुपाल वधम और नेसधि चरितम, और एक है बृहत्त्रयी। ये जो है बृहत्त्रयी कहलाते हैं। कौन कौन सी पुस्तक बृहत्त्रयी कहलाता है भाई? तो कीर्ताजुर्नियम, शिशुपाल वधम, मतलब शिशुपाल का जो मृत्यु होगा उससे रिलेटेड पुस्तक जो है वो, और है एक नेसधीय चरितम। नेसधीय चरितम, ये तीनों पुस्तक जो क्या कहलाती है? बृहत्त्रयी कहलाती है। बृहत्त्रयी कहलाती है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखो विशाख दत्त की पुस्तक क्या है भाई? अच्छा, ये किससे संबंधित है ना? चिकित्सा से है, नाटक से है, खगोल से है और गणित से है। तो देखो विशाख दत्त की जो पुस्तक हो जाती है ना, किसकी पुस्तक? विशाख दत्त की जो पुस्तक हो जाती है ये एक नाटक है। विशाख दत्त की पुस्तक का क्या नाम है भाई? मुद्रा राक्षस। ये क्या है? एक नाटक है। क्या है भाई? नाटक है। यानी ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा? 2। ए का 2 यहाँ है और ए का 2 यहाँ है। यहाँ नहीं है काट दो, यहाँ नहीं है काट दो। यहाँ तक समझ में आ रहा है रे भगवान? चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद चरक द्वारा चरक संहिता लिखा गया है। चरक द्वारा क्या लिखा गया है? चरक संहिता लिखा गया है। कौन सी पुस्तक? चरक संहिता। किसके द्वारा लिखा गया है? चरक के द्वारा। और ये चिकित्सा की पुस्तक है। चिकित्सा माना डॉक्टर की पुस्तक है। डॉक्टर यानी क्या बोला जाता है उसको? डॉक्टर को तो डॉक्टर ही बोला जाता है ना। मतलब आयुर्वेद चिकित्सा के समझो ना, कि जो चिकित्सा नहीं समझता है डॉक्टर समझो, छोड़ो। तो चरक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? चरक संहिता। किससे रिलेटेड है? तो चिकित्सा से है। यानी ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? ए। सी का ए देखो किसमें है? सी का 3 है, यहाँ पे नहीं होगा। सी का 1 ये होगा ऑप्शन। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो विशाख दत्त नाटककार थे। मुद्रा राक्षस इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हो जाती है। इनके देवी चंद्रगुप्तम नाटक से जो है रामगुप्त के ऐतिहासिक पर प्रकाश डालता है। इस विशाख दत्तवा के द्वारा और एक पुस्तक लिखा गया है। बहुत सारे पुस्तक लिखा गया है जिसमें फेमस की बात कर रहे हैं। एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम है पुस्तक का? देवी चंद्रगुप्तम। इसमें जो है किसके बारे में जानकारी मिलता है? रामगुप्त के बारे में। किसके बारे में? रामगुप्त के बारे में। रामगुप्त के ऐतिहासिक काल के बारे में प्रकाश डालता है। उसके बाद हो जाता है आपका 12 मिहिर। क्या नाम है? 12 मिहिर। ये जो है गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। क्या थे? गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे। कौन? 12 मिहिर। बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता आदि इनके जो है प्रमुख ग्रंथ हो जाता है। और चरक जो है एक कनिष्क के दरबार में राजवेद हुआ करता था। इसके द्वारा चरक संहिता लिखा गया। चिकित्सा से संबंधित शास्त्र हो जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृत्य है। उसके बाद ब्रह्मगुप्त जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। क्या है भाई? मैथमेटिशियन है। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत तथा खंड खदक की रचना की है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चरक द्वारा चरक संहिता ए का 2 ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट मिला लेना। ब्रह्मगुप्त के द्वारा क्या लिखा गया है? बताओ अभी बताएं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी का 1 गणित। ब्रह्मगुप्त द्वारा क्या लिखा गया है? गणित। ऑप्शन नंबर ए, बी का ए। उसके बाद 12 मिहिर। देखो विशाख दत्त नाटककार। 12 मिहिर हो जाएगा ज्योतिष से। 12 मिहिर हो जाएगा ज्योतिष। अगला देखो चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है भाई? चिकित्सा से है। ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद है चरक संहिता कितने अध्यायों में और खंडों में विभाजित किया गया है। तो चरक संहिता जो है ना बाबू, कौन सी संहिता, चरक संहिता जो है ये आपका 120 अध्याय है इसका और 8 गो खंड है। कितना खंड है, 120 अध्याय और 8 खंड है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चरक संहिता में टोटल खंडों की संख्या है 8 और अध्यायों की संख्या है क्या है, तो 120। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 12 मिहिर की रचना नहीं है। 12 मिहिर की रचना नहीं है, तो 12 मिहिर द्वारा जो है बृहद जातक लिखा गया है, उसके बाद पंच सिद्धांतिका लिखा गया है और बृहद संहिता तो लिखा ही गया है। और अमर कुश जो है ये 12 मिहिर के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ये अमर कुशवा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। कौन सी पुस्तक, अमर कोश। अमर कोश की रचना जो है अमर सिंह ने की है, जबकि पंच क्या बोल रहे हैं, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता और बृहद जातक जो है 12 मिहिर की रचना हुई है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, ये किस पर है भाई, तो यूनान ज्योतिष विद्या पर है। यूनान की जो ज्योतिष विद्या है ना उस पर आधारित है 12 मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका राइट आंसर। देखो 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका दिए गए विकल्पों में यूनानी ज्योति विद्या पर आधारित है, ग्रीक विद्या पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक की प्रारंभिक नीतिसार किसके द्वारा लिखा गया है। देखो राजनीति की कौन सी पुस्तक है, तो राजनीति की प्रारंभिक नीतिसार किसके द्वारा लिखा गया है भाई, तो ये लिखा गया है कामनंदक के द्वारा। कामनंदक के द्वारा लिखा गया है। राजनीति पर आधारित प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक हो जाते हैं कामनंदक। राजनीतिक विषय पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक हो जाते हैं कौटिल्य, चाणक्य। और यह पुस्तक जो है 15 अधिकरण तथा 180 प्राकरण में विभाजित है। कनिष्क के दरबार में, राज दरबार में जो है आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान चरक निवास करते थे। ये कनिष्क के जो है राजवेद हुआ करते थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। और यह जो है औषधि शास्त्र विषय पर लिखी गई प्राचीनतम रचना हो जाती है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया भाई। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। कालिदास रघुवंश सही है, भास के द्वारा स्वप्न वासवादतम लिखा गया है, सही है। लेकिन सुबुंत के द्वारा कदम्बरी नहीं लिखा गया है। कदम्बरी किसके द्वारा लिखा गया, कमेंट में फेंक के मारिए तो जरा भाई। और हर्ष के द्वारा रत्नावली लिखा गया है। हर्ष के द्वारा जो है रत्नावली लिखा गया है। देखो कदम्बरी की रचना जो है वन भट्ट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, वन भट्ट के द्वारा किया गया है। कौन सी पुस्तक, कदम्बरी की रचना। से सभी विकल्प जो है सही है। चलो अगला है मिलिंद पन्हो जैन वेदांत हो जा सॉरी मिलिंद पन्हो जो है ये पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है भाई, ये पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है, पाली ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाली ग्रंथ हो जाता है मिलिंद पन्हो। बौद्ध भिक्षुक नागसेन तथा हिंद यवन शासक मिनांडर यानी मिलिंद के संवाद की चर्चा है। यानी कहा गया है कि इसमें नागसेन तथा हिंद यवन शासक था मिनांडर, मतलब ईमान का शासन था मिनांडर। क्या नाम था, मिनांडर। और भारत का शासक था नागसेन, भारत का शासक था या फिर बौद्ध भिक्षुक था नागसेन। और दोनों आपस में क्या क्या गुप्तगू किए हैं, मैंने बात की है, उसके बारे में लिखा गया है मिलिंद पन्हो में, जो पाली ग्रंथ है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। डेमेट्रियस नहीं, एस्ट्रोडुत्या नहीं, मिनांडर यस सही। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षुक के मध्य का संवाद है। बौद्ध भिक्षुक का नाम पूछ रहा है। बौद्ध भिक्षुक का नाम है नागसेन। क्या नाम है, नागसेन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है मिलिंद पन्हो महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है और यह किस भाषा में लिखा गया है। तो अभी हम लोग देखे थे पाली भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करना है।
ये जो 4 को मूल ग्रंथ दिया है इन पर विचार करना है। बोल रहा है कि कौन सा जैन ग्रंथ है, उपयुक्त में से कौन सा जैन ग्रंथ है। ठीक है, तो देखो नेतिपकरण, ये जो हो जाता है भाई नेतिपकरण, ये बौद्ध ग्रंथ हो जाता है। नेतिपकरण जो है ये आपका बौद्ध ग्रंथ हो जाता है। कौन सा ग्रंथ हो जाता है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तक हो जाता है, यानी बौद्ध ग्रंथ हो जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर तो नहीं होगा, 1 नंबर जहां जहां उसको काट दो, यहाँ है 1 नंबर काट दो, यहाँ है, मैंने ये सब ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एलिमिनेशन करने का मेथड है, 4 सभी में है, मैंने 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब 3 पे डिसाइड करो। 3 नंबर ऑप्शन अगर यदि जैन ग्रंथ से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, और 3 नंबर ऑप्शन यदि है बौद्ध धर्म से संबंधित तो ऑप्शन नंबर बी जाएंगे। लेकिन 3 नंबर का जो है ना अवधा नास्तिक, ये पुस्तक है बौद्ध ग्रंथ से संबंधित हो जाता है। कौन से ग्रंथ से, ये भी हो जाता है आपका बौद्ध ग्रंथ से संबंधित, यानी 3 नंबर भी नहीं होगा। 3 नंबर यहाँ काट दो, ऑप्शन नंबर ये भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो परिशिष्ट पर्वन लेखक हो जाते हैं हेमचंद्र, तथा शिलाशिष्ट लक्षण महापुराण हो जाता है, लेखक हो जाते हैं वाचुंद या फिर चामुंड राय। जैन धर्म की पुस्तक है, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हो जाता है, और जबकि जो है नेतिपकरण तथा अवधा नास्तिक ये जो है बौद्ध ग्रंथ की पुस्तक हो जाता है। अगला को देखो, अगला है वह धार्मिक पुस्तक का नाम बताना है जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। किसके बारे में, कृषि के बारे में बताया गया है कि हाँ कृषि के 8 अवस्थाओं के बारे में, कि ये इस तरह करके कृषि किया जाता है, इसके बारे में बताना है। तो कौन सी पुस्तक में बताया गया है, मिलिंद पन्हो में ही बताया गया है। मिलिंद पन्हो नामक धार्मिक पुस्तक में कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक जो है बौद्ध भिक्षुक जो है नागसेन द्वारा पाली भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के जो है बीच वार्तालापों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित है। सही सुमिलित नहीं है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की पुस्तक है, सही है। उसके बाद विशाल देव रासो ये नरपति की पुस्तक है, सही है। लेकिन खुराम रासो जो है ये करनीदान की पुस्तक नहीं है। खुरान रासो जो है ये करनीदान की पुस्तक नहीं है, यानी सी का क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका दलपति विजय की पुस्तक है। किसकी है, दलपति विजय की पुस्तक है। दल और पति की पुस्तक हो जाती है, कौन सी, खुरान रासो। बाकी आपका शत्रुसाल रासो ये डूंगर सिंह की पुस्तक है। मतलब सब कथन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी तो क्या है, सुमिलित नहीं है, यानी वही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की पुस्तक है। विमल देव रासो ये है नरपति नल्ल की पुस्तक। उसके बाद खुराम रासो जो हो जाता है दलपति विजय, थलापति विजय बोलते हैं ना, तो दलपति विजय यहाँ पे याद रखो। और शत्रुसाल रासो जो है डूंगर सिंह की पुस्तक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है दरबारी कवि और दूसरा तरफ दिया है राजा। अच्छा, कालिदास के बारे में जानते हैं ना भाई, कालिदास के बारे में कौन नहीं जानता है बताओ। कालिदास की पुस्तक का क्या नाम है। कालिदास तो बहुत सारा पुस्तक लिखा है, लेकिन यहाँ पे राजा पूछ रहा है कि किस राजा के दरबार में ये रहा करता था। किस राजा के दरबार में जो है वो रहा करता था, यानी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की अगर बात करें तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करता था। अमीर खुसरो कभी एक था जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करता था, यानी एक का क्या हो जाएगा 4, एक का क्या हो जाएगा 4 यहाँ है और यहाँ है, बाकी दोनों को काट दो। उसके बाद देखो, उसके बाद है कालिदास। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करता था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करता था। ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा 1। बी का 1 किस में है भाई, यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अगला देखो, दरबारी कवि हो जाता है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उसके बाद हरिसेन
समुद्रगुप्त के दरबार में, वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहा करता था। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय का शासक कौन था? यहाँ ये बता देता है, ये एसएससी वगैरह पूछता है कि कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है, चाहे राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है, ये सब पूछता है एसएससी फीएसएससी, ठीक है। लेकिन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जो होता है ये बोल देता है कि राजतरंगिणी की लेखक जो है कल्हण है, तुमको बताना है कि इसके समय शासक कौन था या फिर इस पुस्तक में लिखा क्या गया है उसके बारे में बताना है तुमको। यहाँ पे फिलहाल शासक पूछ रहा है, तो जयसिंह थे उस समय शासक। कौन थे? जयसिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? देखो, राजतरंगिणी लेखक कल्हण के समय कश्मीर का शासक जो है जयसिंह हुआ करता था। उसके शासनकाल के दौरान ही यानी 1148 से लेकर 49 में कल्हण अपनी महान कृत राजतरंगिणी को जो है पूरा करते हैं। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है तथा 7826 श्लोक दिया गया है। प्रथम 3 तरंगों में जो है अत्यंत प्राचीन काल का जो है कश्मीर के परंपरागत इतिहास के बारे में बताया गया है, और चौथे से लेकर 6ठे तरंग में जो है कारकेट वंशों की चर्चा की गई है कि कश्मीर में कारकेट वंश हुआ करता था। उसके बाद उत्पल वंशों का भी इतिहास बताता है चौथे से 6ठे तरंग में, और 7वें और 8वें तरंग में जो है लोहार वंश के बारे में इतिहास दिया गया है। यानी लोहार वंश को अगर यदि पढ़ना पड़ेगा, कश्मीर में था लोहार वंश, कारकेट वंश और एक था उत्पल वंश, ये सब के बारे में अगर यदि पढ़ना पड़ेगा तो कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी पढ़ना पड़ेगा, और उसमें भी अगर यदि लोहार के वंश के बारे में खाली जानकारी चाहिए तो उस पुस्तक की यानी राजतरंगिणी पुस्तक की 7वें और 8वें तरंग को पढ़ना पड़ेगा, मतलब अध्याय को पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कल्हण कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो अभी देखें तरंग की संख्या कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी को जो है जोन राज तथा श्रीवर के द्वारा आगे बढ़ाया गया। देखो, कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना जो है कल्हण ने राजा जयसिंह के शासनकाल में जो है किया था। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन द्वारा जो है संरक्षित 2 विद्वान जोनराज और उनके शिष्य सीवर ने जो है कल्हण की राजतरंगिणी को जो है आगे विस्तार रूप दिया था। अगला क्वेश्चन है, सौंदरानंद किसकी पुस्तक है? तो सौंदरानंद है अश्व घोष की। किसकी है? अश्व घोष की पुस्तक हो जाती है। किसकी पुस्तक? अश्व घोष की पुस्तक हो जाती है। कौन सी? सौंदरानंद। देखो, अश्व घोष कुषाण शासक कनिष्क के राज कवि हुआ करते थे। उनकी रचना में जो है 3 प्रमुख है, मैंने 3 गो पुस्तक लिखा गया है। कौन कौन सा? बुद्ध चरितम, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन हैं? तो प्रियदर्शिका हो जाते हैं, रत्नावली हो जाते हैं और नागानंद हो जाते हैं। इसके लेखक हो जाते हैं हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इसके द्वारा लिखा गया है भाई। तो ये आपका हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें समझाना क्या है भाई, पुस्तक है, रटना है खाली। तो अगला देखो, निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? प्रियदर्शिका अभी देखें, नागानंद अभी देखें, रत्नावली अभी देखें। यानी 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन किसमें है? 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है? हर्षचरित नहीं, क्वेश्चन में कमेंट में फेंक के मारना है। हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखा गया है? कदम्बरी नहीं, प्रियदर्शिका बिल्कुल सही है। अब इसको आप लोग कमेंट में फेंक के मारिए कि कदम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? देवी चंद्रगुप्तम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्व कोशीय ग्रंथ है? तो विश्व कोशीय ग्रंथ हो जाता है बृहद संहिता। कौन हो जाता है भाई? बृहद संहिता हो जाता है। बृहद संहिता गुप्त काल में बारामहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्व कोश है। क्या है भाई? विश्व कोश हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में
भवभूति, हस्तमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये तीनों थे नाटककार। क्या थे? नाटककार थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हो जाता है, हस्तिमल हो जाता है और क्षेमेश्वर हो जाता है, एक प्रसिद्ध नाटककार हो जाता है। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटककारों में भवभूति का नाम जो है प्रमुख उल्लेखनीय है। इनकी प्रसिद्ध रचना महावीर चरितम, उसके बाद है मालती माधव तथा उत्तर रामचरितम और हस्तिमल होशल राज की जो है प्रसिद्ध नाटककार हो जाते हैं और कन्नड़ भाषा के कवि हो जाते हैं। इन्होंने विक्रांत कौरव तथा मैथिली कल्याण सहित अनेक नाटकों की जो है रचना किया है। क्षेमेश्वर भी प्राचीन काल के प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार हो जाते हैं। इन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की है। इस प्रकार जो है विकल्प सी भी सही हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित है? सुमलित है मिर्च कटिक्कम, मिर्च कटिक्कम, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। सुमलित है वही पूछ रहा है ना, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी सी। देखो हर्षचरित बाणभट्ट, ये भी सही होगा। यानी 3 और 4 दोनों हम लोग को सही नजर आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, क्या देखें हम लोग? 3 और 4 ना, तो 3 और 4 किस में है? देखो 3 और 4 सिर्फ है ऑप्शन नंबर ए और बी में, यानी 1 नंबर भी तो सही हो सकता है। देख लेते हैं। मिर्च कटिक्कम जो है शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही बात, 1 नंबर भी सही हो जाएगा। लेकिन बुद्ध चरित जो है वो वसुबंधु के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी तो काट दो, बी यानी 2 काट दो, 2 किस में है? 1 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखो बुद्ध चरितम की रचना वसुबंधु ने नहीं किया है, लेकिन कौन किया है भाई? कनिष्क के राजकवि थे एवं चतुर्थ बौद्ध संहिता के उपाध्यक्ष थे अशुघोष, जिन्होंने बुद्ध चरितम की रचना किया है। इसने गौतम बुद्ध के जीवन का सरल तथा ससर वर्णन मिलता है। अशुघोष की तुलना जो है मिल्टन, गोटेकांट तथा वाल्टवियर से की जाती है। शेष अन्य जो है सुमिलित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राचीन भारत के विद्वान और साहित्यकारों के बारे में बताना है। तो देखो पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हो जाता है क्या भाई? नहीं, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से कैसे संबंधित होगा? ये गलत है, ये गलत है, यानी 1 नंबर गलत हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ है, गलत कर दो, गलत कर दो, हट गया। 3 सही है, 3 को नहीं देखना है। दूसरा नंबर देखो, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित नहीं रे भाई, अमर सिंह हर्षवर्धन से कहां से संबंधित हो जाएगा? यानी 2 भी सही गलत है, 2 गलत है, यानी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करता था। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके द्वारा नवरत्न नवरत्न की प्रसिद्ध सर्वकालिक रही है। मतलब नवरत्न थे और नवरत्नों में शामिल था महाकवि कालिदास, महान चिकित्सक धन्वंतरी, खगोल विज्ञानी बारहमिहिर और कोशाकार था शब्दकोश निर्माता अमर सिंह, वास्तुकार शंकु और छनपक। उसके बाद आ जाता है आपका व्याकरणज्ञ और वर रुचि जादूगर और वेताल भट्ट और घट पर्व। ये पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। ये समझ में आ गया। जबकि पाणिनि की अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि, समता 7वीं शती से के आसपास जो है थे। और महाभाष्य पतंजलि के द्वारा मतलब लिखा गया एक क्या है? व्याकरण है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ दिया है ग्रांथ और दूसरा तरफ दिया है मूल ग्रांथ। देखो बारहमिहिर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग देखें ना भाई, क्या देखें? शूद्रक के द्वारा मिर्च कटिक्कम लिखा गया है, यानी सी का 2। विशाख दत्त की पुस्तक क्या है? विशाख दत्त की पुस्तक नाम है मुद्रा राक्षस, नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्हन, तो ये हम लोग को पता नहीं भाई। बारहमिहिर के बारे में हालांकि जानते हैं। बारहमिहिर क्या हो जाएगा?
बृहद संहिता, हाँ छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। शूद्रक के बारे में अभी जानते हैं ना, शूद्रक मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम शूद्रक, यानी बी का हो जाएगा, सॉरी सी का हो जाएगा 2, सी का 2 देखो, सी का 2, सी का 2, सी का 2 ऑप्शन नंबर बी, सी का 2 ऑप्शन नंबर बी, सी का 2 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? एक ही को हम लोग को पता था, एक ही को कन्फर्म था, और कन्फर्म से ही हम लोग आंसर निकाल लिए। इस तरह पूछा जाता था पहले का क्वेश्चन, लेकिन अभी का क्वेश्चन थोड़ा टफ कर दिया गया है। लेकिन पढ़ना तो सब पड़ेगा ना, हो सकता है इजी दे देगा और नहीं बनेगा तो भी दिक्कत है। गुप्तकालीन प्रख्यात ज्योतिष परिचय बारामिहिर की सर्व प्रमुख रचना बृहद संहिता है। देवी चंद्रगुप्तन नाटक विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है विक्रम देवचरित विल्हन की कृत है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य के छठ का चरित्र वर्णित है। उसके बाद प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। एक तरफ दिया है साहित्यिक कृत और दूसरे तरफ दिया है क्या, रचना कर दिया है। क्या दिया है? दूसरे तरफ रचना कर दिया है। देखो देवी चंद्रगुप्त जो है ये किसका पुस्तक है भाई? तो ये है विशाख दत्त का है। किसका है? विशाख दत्त का है। यानी ये क्या बोल रहा है भाई? सुमिलित करने बोल रहा है ना। कौन सा सुमिलित है? ये सुमिलित है क्या? नहीं। उसके बाद मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो जो है ये किसकी है? नागसेन की है। किसकी है? नागसेन की है। तो मिलिंद पन्हो ये नागार्जुन की नहीं है भाई, मिलिंद पन्हो की है। दूसरा भी मिलान नहीं होगा। देखो हमीर महाकाव्य जो है ये नयचंद्र सूर्य की है। बिल्कुल सही बात है, नयचंद्र सूर्य के द्वारा लिखा गया है हमीर महाकाव्य। क्लियर है? उसके बाद है नीति वाक्य मृत, ये जो है सोमदेव की सूर्य के द्वारा नहीं लिखा गया है। क्लियर है? तो किसके द्वारा लिखा गया है इसको हम लोग देखते हैं भाई। देखो देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त की है। उसके बाद हमीर महाकाव्य जो है नयचंद्र सूर्य की है। मिलिंद जो है किसका है? नागसेन का है। और नीति वाक्य मृत जो है सोमदेव सूर्य का है। सोमदेव सूर्य का है। अरे एक मिनट सॉरी क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से एक मिनट ध्यान से हम पढ़े नहीं। सॉरी देखो अच्छा हम कहाँ पढ़ लिए? तब ऊपर में पढ़ लिया, पता नहीं ध्यान कहाँ था। सॉरी देखो इसमें बोल रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में विचार करना है, और एक तरफ दिया है साहित्य कृत दिया है और एक तरफ दिया है रचना कर दिया है। क्लियर है? बोल रहा है कौन सा सही है, मतलब कितना सही है, कितने सुमिलित हैं, ये पूछ रहा है। देखो मिलिंद पन्हा जो है नागसेन के द्वारा लिखा गया है, ना कि नागार्जुन के द्वारा। तो 3 नंबर तो नहीं होगा सही, 3 नंबर सही नहीं होगा, तो सभी 4 कहना उचित नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद देखो देवी चंद्रगुप्तम जो है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे बिल्हन दिया है, यानी ये भी गलत होगा। इसका मतलब केवल 3 कहना भी उचित नहीं होगा। उसके बाद देखो हमीर महाकाव्य ये जो है नयचंद्र सूर्य के द्वारा लिखा गया है। सही बात है, यानी केवल 1 भी हो सकता है और केवल 2 भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये वाला देखे नहीं है। लेकिन नीति वाक्य मृत जो है इस सोमदेव सूर्य के द्वारा लिखा गया है, यानी 4 भी सही होगा, और 4 भी सही होगा तो केवल 2 सही होगा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा ध्यान से मिला लीजिए, पहली बार गलती हो गया था थोड़ा, हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े थे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर दें। लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसको कंप्लीट ही करके छोड़ते हैं। देखो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो परमार वंश के बारे में जो प्रकाश डालता है उदयपुर का प्रशस्ति भी बताता है, मेरुतुंग प्रबंधन चिंतामणि भी बताता है, और पद्म गुप्त का नव संहारम चरित्र, ये सब चीज बताता है आपके परमार वंश के बारे में। यानी ये चारों यदि पढ़ेंगे ना तो परमार वंश की जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है?
चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो थोड़ा सा हम लोग परमार वंश के बारे में देख लेते हैं। देखो अरे यार क्या हो रहा है, देखो परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत हो जाते हैं पद्म गुप्त का नव सहसांग चरित, उसके बाद मेरुतुंग प्रबंधन का चिंतामणि, उसके बाद है सियक द्वितीय का इरसोल अभिलेख और भोज के वासवाड़ा का वेतांग अभिलेख, उसके बाद है उदयदित्य के समय जो है उदयपुर प्रशस्ति आदि। पद्मगुप्त के नौ सहसांग चरित्र में जो है परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत से बताई गई है, मतलब उस पुस्तक में बताया गया है, और एक चंद्र बरदाई की पुस्तक है उसमें भी बताया गया है कि माउंट आबू पर्वत जो है 4 वंशों का उदय होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित युगमों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? कर्पूर गौरम करुणावतारम पूजेन्द्रहारम, तो यहाँ पे कर्पूर मंजरी की बात कर रहा है, बोल रहा है कर्पूर मंजरी जो है क्या हर्ष के द्वारा लिखा गया है, बोल रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो कर्पूर मंजरी जो है किसके द्वारा लिखा गया है भाई, तो ये लिखा गया है राजशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे हर्ष दिया रखा है, ये गलत हो जाएगा, और यही गलत वाला पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही है, ठीक है। बाकी मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है, मालविका अग्निमित्रम कालिदास की है, और सौंदरानंद जो है अशुघोष की पुस्तक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, कर्पूर मंजरी की रचना जो है हर्ष द्वारा नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि हुआ करते थे राजशेखर के द्वारा किया गया है, अन्य सुमिलित है। अगला क्वेश्चन है शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। देखो कालिदास को 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि 7 ग्रंथों को जो है कालिदास द्वारा लिखा गया है। कौन कौन सा? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, उसके बाद ऋतु संहारम, उसके बाद है मलविका अग्निमित्रम, फिर है विक्रमो वर्षियम, और फिर है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, ये 7 पुस्तक का श्रेय किसको दिया जाता है भाई? ये दिया जाता है आपका किसको? कालिदास को। ठीक है, चलो 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य तथा अंतिम 3 नाटक ग्रंथ है। मतलब कौन कौन सा नाटक है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा नाटक वाला पूछ लेता है तो उसको ध्यान दो। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? नाटक है। विक्रमो वर्षियम क्या है? नाटक है। और एक है मालविका अग्निमित्रम क्या है? नाटक है। बाकी 2 क्या है भाई? बाकी 2 जो है वो खंड काव्य है, यानी ऋतु संहारम जो है और मेघदूतम क्या है? तो ये है खंड काव्य। और बाकी 1 और 2 हो जाता है क्या? 1 में रघुवंशम और है कुमार संभवम, ये क्या हो जाता है? महाकाव्य हो जाता है। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है भाई कालिदास की साहित्यिक कृत कौन सा नहीं है? मेघदूत है, विक्रमोर्वशीयम है, मृच्छकटिकम कालिदासवा के द्वारा नहीं लिखा है, ऋतु संग्राम लिखा गया है। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है भाई? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम। मिर्च कौन खाएगा? शूद्रक वाला खाएगा। अगला क्वेश्चन है कालिदास के द्वारा रचित मालविका नाटक का नायक कौन था? तो नायक था अपना अग्निमित्र। कौन था? मालविका अग्निमित्रम। इसका नायक हो जाता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, अग्निमित्र हो जाएगा। कालिदास के द्वारा रचित है मालविका अग्निमित्रम। 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालविका अग्निमित्र की जो है प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र सुंग शासक पुष्यमित्र सुंग का पुत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। देखो बोल रहा है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में किस एक में सुंग राजवंश के संस्थापक, अरे भाई पुष्यमित्र सुंग के संस्थापक की प्रेम कहानी है? तो मालविका अग्निमित्रम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है स्वपन वासवदत्त के लेखक कौन हो जाते हैं? भास हो जाते हैं। भास के द्वारा महाकवि भास के नाम से जो है 13 नाटक उपलब्ध हुआ है, जिन्हें
टी गणपति शास्त्री ने जो है त्रिवेद्रम यानी तिरुवनंतपुरम से प्रकाशित कराया है। स्वपन वासवादता और चारुदत्त महाकाव्य भास की प्रमुख कृत्य हो जाती है, फिर रचना हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार भास की रचना है? भास की रचना है कौन सा? भास की रचना है आपका मध्यम व्यवयोग। व्यवयोग देखो, मध्यम व्यवयोग संस्कृत नाटककार भास की रचना है। बाकी काव्यालंकार के रचयिता हो जाते हैं संस्कृत कवि भाम, जबकि संस्कृत व्याकरण ग्रंथ के महाभाष्य की रचना जो है पतंजलि के द्वारा हो जाती है। और नाट्य शास्त्र जो है नाट्य कला पर भरत मुनि कृत एक विस्तृत संस्कृत ग्रंथ हो जाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, देखो बोल रहा है कि गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? गीत गोविंद काव्य के रचयिता हो जाते हैं भाई जयदेव। कौन हो जाते हैं भाई? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता हो जाते हैं जयदेव। बंगाल के अंतिम सेन शासक हो जाते हैं लक्ष्मण सेन, आश्रित महाकवि थे। और जयदेव ने जो है 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। इसे गति काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 स्वर्ग है तथा प्रत्येक स्वर्ग गीत से समन्वित है। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी भाषा को जो है अलंकृत करते थे? किसकी? तो लक्ष्मण सेन की भाषा को अलंकृत करते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन हो जाते हैं? गीत गोविंद के रचयिता हमारे जयदेव बाबू हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? जयदेव बाबू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है एक तरफ लेखक दिया है दूसरी तरफ ग्रंथ दिया है। यानी सोमदेव के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? जयदेव के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? क्षेमेंद्र के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? और सोमदेव के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? इसके बारे में बताना है। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई, देखो क्या बोले हैं कि जब भी इस तरह का ऑप्शन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एक जैसे ही कंफर्म करना है और ऑप्शन में आ जाना है। अभी हम लोग पढ़े जयदेववा के बारे में। किसके बारे में? जयदेववा के बारे में पढ़े। किसके बारे में भाई? जयदेववा के बारे में पढ़े। और इसमें देखे थे ना गीत गोविंद के रचनाकार हो जाते हैं गीत गोविंद जयदेव। गीत गोविंद जयदेव यानी सिक्का वन दो वो कभी नहीं होगा। और ए और सी में आंसर लाना है। उसके बाद देखो त्रिविक्रम भट्ट जो है इनके द्वारा लिखा गया है नल चंपू। क्या लिखा गया है? नल चंपू यानी एका तीन देखो किसमें? एका तीन यहाँ है क्या? समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखो त्रिविक्रम भट्ट नल चंपू उसके बाद सोमदेव कथा रित सागर, उसके बाद जयदेव गीत गोविंद, फिर है क्षेमेंद्र बृहत कथम मंजरी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है एक तरफ दिया है रचनाएं और एक तरफ दिया है विषय। अच्छा महाभाष्य के बारे में जानते हैं ना भाई? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट ऑप्शन में। महाभाष्य के बारे में अभी पढ़े ना? किसके बारे में पढ़े? महाभाष्य के बारे में पढ़े ना? किसके बारे में पढ़े भाई? महाभाष्य के बारे में पढ़े। महाभाष्य क्या है? एक क्या है भाई? एक व्याकरण है। महाभाष्य क्या है? एक व्याकरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी का 2 होगा, क्योंकि हम लोग डी के बारे में जानते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डी का 2 यानी डी का 2 किसमें है? इसमें है। इसमें है क्या? नहीं, काट दो। आगे देखो, आगे ऑप्शन और है ना, यहाँ पे ऑप्शन देख सकता है। डी का 2 है क्या? नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग को ऑप्शन नंबर बी राइट मानना होगा, क्योंकि हम लोग देखें कि डी का जो 2 है वो सिर्फ हम लोग को मिल रहा ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? देखो उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से, दसरूप नाट्यकला से, और जो लीलावती है वो गणित से, एवं महाभाष्य जो है व्याकरण से संबंधित ग्रंथ हो जाता है।
क्लियर है। अगला है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ से में कहा गया है? तो गीता में कहा गया है। गीता में बहुत सारी बातें कही गई, बहुत अच्छा बातें कहा गया है, जिसमें एक बात ये भी है कि बोला है कि तुम सिर्फ कर्म की चिंता करो, फल की चिंता तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब फल की चिंता नहीं करो। इसमें कहा गया है, गीता में लिखा गया है। कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए जो है गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। और संस्कृत में इस तरह का वर्ड लिखा था, उसको पढ़ लीजिएगा, संस्कृत तो हमको नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताना है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के जो है बारे में मौन है, मतलब नहीं बताता है। तो संगम साहित्य जो है ये प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि संगम साहित्य की जितनी भी पुस्तक है लगभग पुस्तक डूब गई है, नहीं मिला है पुस्तक। संगम साहित्य की मुख्यतः सांस्कृतिक एवं सामाजिक विषयों से संबंधित दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्यिक रचनाएं हैं, जो भारत के व्यापारिक मार्गों के संबंध में प्रायतः जो है मौन है। ज्ञातव्य है कि मिलिंद पन्हों एवं जातक ग्रंथ कथाओं में तत्कालीन व्यापारिक मार्गों का जो है विशद वर्णन प्राप्त होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो यहाँ है वह अन्य भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो महाभारत में ही लिखा गया है। किसमें? महाभारत में लिखा गया है। बोल रहा है कि जो यहाँ है वो अन्यत्र है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। कहाँ लिखा गया है? महाभारत में। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका जो है 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में जो है अनुवाद किया गया है। तो पंचतंत्र का अनुवाद जो है 15 को भारतीय भाषा में किया गया है और 40 को है जो है विदेश के भाषाओं में किया गया है इसका अनुवाद, इसका पंचतंत्र का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय प्राचीन पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है का 15 भारतीय और 50 से अधिक जो है विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया है। इसके मूल लेखक हो जाते हैं विष्णु शर्मा जी और फ्रैंकलिन एडटन के अनुसार जो है पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध किया गया है। यह भारत की जो है सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्य पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अय्यर ए दनिश यानी अबू फजल के द्वारा कराया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र मूलतः रूप से मिली गई है किसके द्वारा? मतलब ये बोल रहा है कि पंचतंत्र जो है पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, एक तरफ दिया है लेखक, एक तरफ दिया है ग्रंथ। सर हमको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो ना, राजतरंगिणी एगो पढ़ा मिल रहा है। मिर्च कटिंग कम, मिर्च कौन खाएगा? शूद्रक खाएगा। ऑप्शन नंबर बी का 3। क्या करना है? बी का 3। बी का 3 किसमें है? बी का 3 बस एक ऑप्शन में है यहाँ पे। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बाकी तीनों क्या है? क्लियर है? सर्ववर्मा कांतक लिखा गया है सर्ववर्मा के द्वारा। मिर्च कटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आ जाता है आपका मिताक्षरा, ये है विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। और राजतरंगिणी जो है कल्हण के द्वारा लिखा गया है। कल्हण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला देखो, जीवन चरित और एक तरफ क्या है? लेखक है, यानी रामचरित को कौन लिखा है? फिर है नवशासंग चरित, ये किसके द्वारा लिखा गया है? फिर अगला आ जाता है कुमार पाल चरित, किसके द्वारा लिखा गया है? और विक्रमाकदेव चरित, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये देखो, रामचरित जो है इस संध्या कर नंदी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा भाई? देखो ये जो है ना रामचरित ये संध्या कर नंदी के द्वारा लिखा गया है। यानी क्या हो जाएगा? ए का 3 किस में है? ए का 3 यहाँ है,
एक का 3 यहाँ है, इसमें नहीं है काट दो, इसमें नहीं है काट दो। ठीक है, अगला देखो, अगला है, अगला देखो, नौ साशंक चरित। नौ साशंक चरित जो है ये किसके द्वारा लिखा गया भाई? तो नौ साशंक चरित लिखा गया है पद्म गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? पद्म गुप्त के द्वारा, यानी बी का 1 होगा। बी का 1 किसमें है? देखो बी का 1 किसमें है? तो बी का 1 ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में। ऑप्शन नंबर सी में है, बी में है और उसमें भी है ना, तो किसमें हो जाएगा? ए और सी में आंसर हम लोग को निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखो, कुमार पाल चरित जो है ये लिखा गया है किसके द्वारा भाई? कुमार पाल चरित लिखा गया है हेमचंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा, यानी सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 किसमें है? सी का 4 इसमें है और इसमें सी का 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, रामचरित संध्या कर नंदी के द्वारा, उसके बाद नौ साशंक चरित, नौ साशंक चरित लिखा गया है पद्मगुप्त के द्वारा, कुमार पाल चरित लिखा गया है हेमचंद्र के द्वारा और विक्रमा कदेव चरित लिखा गया है बिल्हन के द्वारा। बिल्हन के द्वारा, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में कहा गया है निबंधकार और इधर दिया है निबंध। जैसे हो जाएगा आपका हेमचंद्र सॉरी हेमाद्री, हेमाद्री, हेमाद्री किससे हो जाएगा भाई? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देवन भट्ट, देवन भट्ट का मिलन किससे हो जाएगा भाई? तो देवन भट्ट का हो जाएगा स्मृति चंद्रिका से। किससे हो जाएगा? स्मृति चंद्रिका से। ऑप्शन नंबर ए का 4। ए का 4 किसमें है? ए का 4 है? नहीं। 4 है? नहीं। 4 है? नहीं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? एक ही को हम लोग को पता था। किसके बारे में? तो देवन भट्ट के द्वारा, जिन्होंने जो है स्मृति चंद्रिका नामक निबंध को लिखा है। देखो, देवन भट्ट के द्वारा स्मृति चंद्रिका लिखा गया है, हेमाद्री के द्वारा चतुर्वर्ग चिंतामणि लिखा गया है, माधवाचार्य के द्वारा जो है परमाश्वर माधव लिखा गया है और बल्लभ सेन के द्वारा जो है दान सागर लिखा गया है। बल्लभ सेन के द्वारा क्या लिखा गया है? दान सागर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के निम्नलिखित में कौन सा सही है? मिताक्षरा ऊंची जाति के सिविल विधि थी और दयभाग निम्न जाति का सिविल विधि थी। मतलब ये बोल रहा है कि मिताक्षरा जो थी, नहीं मिताक्षरा जो थी जाति की सिविल विधि की थी और दयाभाग निम्न जाति के सिविल विधि थी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, अगला बोल रहा है कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार पर दावा कर सकते थे, जबकि दयाभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार दावा कर सकता था। अच्छा ठीक है। अगला बोल रहा है कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष, देखो यहाँ पे हम लोग को एक्सट्रीम वर्ड, जब भी इस तरह का डिफिकल्ट थोड़ा सा आएगा ना तो क्या करना है? एक्सट्रीम वर्ड को सर्च करना है। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि मिताक्षरा व्यवस्था में किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्य के जो है संपत्ति संबंधित मामलों पर विचार करती है। केवल पुरुष सदस्यों, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और ये कट जाएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। बाकी 2 को नहीं पढ़ना है, 2 हमारा सही है। 2 को नहीं पढ़ना है क्योंकि 2 दोनों में है, तो 2 को पढ़ना नहीं है, 1 को पढ़ो। 1 अगर सही है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 1 अगर गलत है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 1 पढ़ो। 1 देखो यहाँ पे 1 हम पढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ 1 को खाली आप लोग देखिए। 1 मिनट। 1 में बोल रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में, अच्छा, मिताक्षरा जो है ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दयाभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। अच्छा यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर सकता है यूपीएससी तो पूछा है ना। देखो मिताक्षरा ऊंची जाति की थी, तो यहाँ कर सकता है कि दयाभाग हो सकता है कि दयाभाग जो है ऊंची जाति की थी,
और मितक्षरा जो है निम्न जाति की हो सकती है। यानी यहाँ पे चेंजेस करना इजी हो जाएगा, यानी इसको भी हम लोग स्ट्रीम वर्ड के अंतर्गत रखेंगे और उसको काट देंगे। जब उसको काट देंगे 1 कट जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखो, मितक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो है ज्ञानेश्वर की टीका है। यह संस्कृत भाषा में लिखित धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ हो जाता है, जबकि दयाभाग की रचना जो है जीमूत वाहन के द्वारा किया गया है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित है। मतलब विधि है, अतः जो है कथन एक क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। उसके बाद मितक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही क्या करता है, संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था, जबकि दयाभाग व्यवस्था में क्या होता था, पिता के मृत्यु के बाद उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। इस प्रकार कथन तो क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। और मितक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला, जबकि वो क्या बोल रहा था, खाली पुरुष एवं महिला सदस्यों के संपत्ति संबंधित मामलों पर जो है विचार करती है, जबकि दयाभाग व्यवस्था जो है किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधित मामलों पर विचार करती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये जो है बीज गणित के लिए जाना जाता है भास्कर। कौन जाना जाता है भाई? भास्कर जाना जाता है। यद्यपि भारत में बीज गणितीय का ज्ञान काफी पहले विकसित हो चुका था तथा आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र ने भी कतिपय बीजगणित सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ जो है भास्कर द्वितीय या फिर भास्कराचार्य ने बीज गणित के क्षेत्र में जो है विशेष योगदान दिया था। इनकी पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। 4 भागों में जो है लीलावती, बीज गणित और गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। लीलावती का लेखक कौन हो जाता है भाई? भास्कर द्वितीय। लीलावती का लेखक कौन हो जाता है? भास्कर द्वितीय हो जाता है। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था और एक गणितज्ञ था। क्या था भाई? मैथमेटिशियन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखो, गणित की पुस्तक लीलावती लेखक थे। क्या थे? अमर्त्य सेन? नहीं। कौन? भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट थे एक गणितज्ञ। आर्यभट्ट क्या थे भाई? एक गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ थे और एक खगोल शास्त्री भी हुआ करते थे। कौन? तो आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखो आर्यभट्ट 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी के प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री हो गए और उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है अपनी धुरी पर जो है घूमा करती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव की स्थानिक मान की खोज की थी? मतलब दशमलव के बारे में बताया था आर्यभट्ट ने ही। आर्यभट्ट नामक गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की, जो वैदिक ग्रंथ का जो है प्रमुख ग्रंथ हो जाता है, वैदिक मैथ के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? ये है महेंद्र वर्मन। कौन हो जाते हैं भाई? महेंद्र वर्मन हो जाते हैं। मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक हो जाता है। इसके लेखक पल्लव नरेश जो है महेंद्र वर्मन प्रथम है। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में वर्णन मिलता है, मतलब विवरण मिलता है। यह परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक अंडावरों पर कटाक्ष किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है अगला क्वेश्चन कि ललित विग्रहराज नाटक किसने लिखा है? तो लिखा है आपका सोमदेव ने। किसने? सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक रचना की है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। किसमें? तो वायु पुराण में। किसमें भाई? वायु पुराण में बताया गया है कि महानदी जो है इसका पहले का नाम था नीलोत्पला। ऑप्शन नंबर डी। देखो, महानदी पौराणिक काल से ही भारत के उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है रही है
इस नदी को वायु पुराण में जो है नीलोत्पला, महाभारत के भीष्म पर्व में चित्रोपला कहा गया है। इसके अन्य नाम हो जाते हैं कनक नंदनी और महाश्वेता भी मिलता है, महाश्वेता भी कहा जाता है और कनक नंदनी भी कहा जाता है। अगला है मनुस्मृति, मुख्यतः संबंधित हो जाता है समाज व्यवस्था से। और मनुस्मृति में जो है अजीब अजीब बातें कही गई है। इसमें लड़कियों की आयु के बारे में बहुत ही मतलब बोला क्या है कि छोटी आयु में ही लड़कियों का शादी कर देना उचित रहता है, बूढ़ा बूढ़ा से कर दिया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। और शायद 12 प्रकार का शादी के बारे में चर्चा किया गया है मनुस्मृति में। ओबियसली मतलब कि ये जो है आपका समाज व्यवस्था के बारे में बताता है। मनुस्मृति जो 8 प्रमुख स्मृतियों में से एक है। इसकी रचना मनु के द्वारा की गई है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था का तथा हिंदू विधि से संबंधित पुस्तक हो जाता है। मनु को प्राचीन भारत का जो है प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन है? तो ये हो जाते हैं हमारे मनु जी। कौन आ जाता है? मनुआ। कौन आ जाता है भाई? मनुआ। मनुआ एक फ्रेंड भी है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनुआ को। किसको? मनुआ को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र की किसकी रचना है? तो किसकी है? भरत मुनि की है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है भाई? भरत मुनि की है, भरत मामू की है। देखो, नाट्य शास्त्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ हो जाता है जो रंगमंच, नृत्य और संगीत कलाओं पर आधारित है। इसे भरत मुनि ने लिखा है। अगला है शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है भाई? तो किसी अज्ञात भारतीय के द्वारा किया गया है। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन जीरो का खोज किया है। इनके बारे में नहीं पता चला है। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2री शताब्दी में किसी अज्ञात भारतीय के द्वारा किया गया है। अरबों में इसे भारत से सीखा है और यूरोप में फैला दिया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले जो है 873 ईस्वी में पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। शून्य की खोज भारतीयों ने, शून्य की खोज भारतीयों ने, नाम क्या है? नहीं पता, अज्ञात व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? जोड़ा सम्मिलित नहीं है। नेचुरल हिस्टोरिका टालमी, नेचुरल हिस्टोरिका कौन लिखा है भाई? तो प्लेनी ने लिखा है। कौन लिखा है भाई? नेचुरल हिस्टोरिका लिखा है प्लेनी में, ना कि टालमी ने। बाकी लाइफ ऑफ हैंसंग हुई इसके द्वारा लिखा गया है भाई। उसके बाद है हिस्टोरियल फिलिप कल, ये है पंपाइस टोरगस, ठीक है। और 2 हिस्टोरीज लिखा गया है हेरोडोटस के द्वारा। सही है सब चीज, लेकिन द नेचुरल हिस्टोरिका लिखा गया है प्लिनी के द्वारा। किसके द्वारा? प्लिनी के द्वारा। नेचुरल हिस्टोरिका के पुस्तक के लेखक हो जाते हैं प्लिनी द एल्डर। क्या नाम है? प्लिनी द एल्डर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद ग्रंथ हो जाता है आपका वीणा। सबसे प्राचीन वाद ग्रंथ को क्या हो जाता है भाई? वीणा हो जाता है। दिए गए हैं सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। यह प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति और संगीत का भाग रही है, जबकि सितार, सरोद और तबला जो है मध्यकालीन वाद्य यंत्र है। मध्यकाल का है। कौन कौन सा? सितार हो गया, सरोद हो गया और तबला हो गया। जब तक मुस्लिम आक्रमण नहीं करते हैं तब लोग सितार, सरोद और तबला को कौन बजाएगा? तो मुस्लिम आक्रमण के बाद ही जो है मध्यकाल में हम लोग को देखने को मिलता है सितार, सरोद और तबला। चलो, हमको लग रहा है कि क्वेश्चन खत्म हो गया होगा। तो हम लोग देख चुके हैं साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में, भारत के साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का हो जाता है पूर्व मध्यकाल। इसके बाद हम लोग मध्यकाल में एंट्री करेंगे, लेकिन हम मध्यकाल को नहीं पढ़ाएंगे। मध्यकाल से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको छोड़ देंगे। डायरेक्ट हम लोग आएंगे मीडियवल में। किसमें आएंगे भाई? मीडियवल में आएंगे। मीडियवल इसी को तो बोलते हैं मध्यकाल में भाई साहब, सॉरी, मॉडर्न में आएंगे। किसमें आएगा? आधुनिक में आएंगे। आधुनिक भारत का इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें गांधी फांदी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो पढ़ते रहिए इस तरह और मस्त रहिए एकदम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।